दफ्तर से घर लौटते समय रास्ते में भाभी जी मिल गई। वे बहुत उदास थी। पूछने पर उन्होंने बताया, मुंबई से रोमित का मैसेज आया है कि निवेदिता अब इस दुनिया में नहीं रही। सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। घर तक कैसे आया पता नहीं। आते ही एक बॉक्स से निवेदिता का फोटो निकाल कर बैठ गया। तभी श्रद्धा ने आकर पूछा, इतने ध्यान से किसका चित्र देखा जा रहा है? तुम नहीं जानती श्रद्धा, यह निवेदिता है। महज 22 साल की उम्र में अपने पति और 2 बच्चों को कोविड से पैदा हुए किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से बिलखता छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से चली गई है। उफ, बड़े दुख की बात है। लेकिन तुम निवेदिता को कैसे जानते हो? निवेदिता का फोटो तुम्हारे पास कैसे आया? तुम गोविंदपुरी वाली भाभी जी को तो जानती ही हो। हाँ, अपने हनीमून से लौटते वक्त कुछ समय के लिए हम उन्हीं के घर तो रुके थे। ठीक पहचाना तुमने। निवेदिता उन्हीं की भतीजी थी। मगर पहले तो तुमने निवेदिता का कभी जिक्र नहीं किया। ऐसी कितनी ही बातें मैंने तुम्हें कभी अभी तक नहीं बताई होगी, पर मैंने तो तुमसे कोई बात छिपा कर नहीं रखी। ये क्या तुक हुआ? अच्छा, तो कोई तुक नहीं हुआ। तुम मर्द लोग पता नहीं कैसे होते हो। अब तो तुम्हारी ही बात से ये स्पष्ट हो गया कि तुम्हारे जीवन में न जाने ऐसी कितनी निवेदिताएं आ चुकी हैं। तुम फिर गलती कर रही हो। सही बात सभी को कड़वी लगती है। पति सहायस भाभी की भतीजी और परेशान तुम हो, और फिर भी कहना ये कि उससे कोई रिश्ता नहीं। पर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि निवेदिता के साथ मैंने कभी ढंग से बात भी नहीं की। कोई दूसरा कहता तो शायद इस बात का विश्वास भी कर लेती। मेरी बात का भी तुम्हें विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा पति इतना बुद्धू है कि ज़रूरत पड़ने पर भी झूठ नहीं बोल सकता। बनो मत। मैं जानती हूँ कि अनसंड बकोना तुम्हारी आदत है, इसलिए ज़िंदगी में कोई उन्नति नहीं कर सके। तुम किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी ढंग से ज़्यादा दिन नहीं रह पाते। तुमने ठीक फरमाया। अपने को धन्य समझे कि तुम्हें मेरे जैसा पति मिला है। मैं शादीशुदा पुरुष होकर भी घिसे पिटे ढंग से जी रहा हूँ, इसलिए आज तक उन्नति नहीं कर सका। शायद निवेदिता को न पाने के पश्चाताप में अब तक तुम घुलते रहे हो। तुम पर नहीं तो उस बेचारी लड़की पर तो तरस खाओ। और फिर अब तो वह मर भी गई है। वह क्या कहने तुम्हारी दार्शनिकता के। फिर भी यह तो बताओ कि तुम्हारी उससे जान पहचान कैसे हुई? तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो। बात उन दिनों की है जब MSc करने के बाद मुझे दिल्ली में नौकरी मिल गई थी। गांव छोड़ते समय पिताजी ने मुझे दूर के एक भाई साहब को फ़ोन कर कहा था कि बेटे, यह तुम्हारे दूर के रिश्ते के एक भाई का पता है। दिल्ली में अपनी जान पहचान का इनके अलावा और कोई नहीं है। बड़ा शहर है, वक्त ज़रूरत इनके पास चले जाया करना। दिल्ली पहुंचने के तीसरे दिन ही मैं भाई साहब के घर गया। पहली भेंट में ही मुझे भैया और भाभी के व्यवहार ने मोह लिया। फिर मैं अक्सर उनके घर जाने लगा। भाभी जी से मेरी खूब पटने लगी। चलो जी, बहुत भूमिका हो गई। अब तुरंत नायिका को
मंच पर पेश करो। फिर मैं एक दिन शाम को भाभी जी के घर गया। ड्राइंग रूम में घुसते ही मैं ठिठक गया। सामने सोफे पर एक लड़की बैठी कसीदा काट रही थी। उसके खुले काले घने लंबे बाल पीठ पर लटक रहे थे। ड्राइंग रूम की खिड़की से ढलते सूरज की धूप उस पर सुनहरे फीते की तरह पड़ रही थी। उस लड़की को भाभी जी के घर में मैंने पहली बार ही देखा था। आहट आकर कढ़ाई से आंख हटते ही वह सकपका सी गई। उसे उसी हालत में छोड़कर मैं घर के भीतर चला गया। भाभी जी रसोई में कुछ बना रही थी। मुझे देखकर एकदम खिल गई और बोली कि बड़े अच्छे वक्त पर आए हो अनिल। छोले भटूरे बनाते हुए तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम बहुत अच्छे लगते हैं ना। भाभी जी ने दुलार से मैं बहुत खिल गया और बोला कि भाभी जी मुझे एक स्टूल दे दो। इस पर वे बोली कि तुम इस गर्मी में यहाँ बैठोगे। मैंने कहा कि वाह भाभी जी, आप ऐसी गर्मी में छोले भटूरे बना सकती हो तो क्या हम यहाँ बैठकर उन्हें खा भी नहीं सकते। भाभी जी मुस्कुराकर आंचल के माथा पोंछने लगी तो अचानक मैंने पूछा कि ड्राइंग रूम में जो देवी जी बैठी हैं वे कौन है। भाभी जी ने बताया कि वह उनकी भतीजी है। उसका नाम निवेदिता है। चूँकि उनके भैया का देहांत हो गया है और घर में कोई और सहारा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी भाभी और भतीजी को अपने पास बुला लिया है। थोड़ी देर बाद वह लड़की आकर रसोई के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मैंने महसूस किया कि वह मुझे भाभी जी से इस तरह घुल मिलकर बातें करते देखकर हैरान है, लेकिन उसने ऐसा प्रदर्शित किया जैसे उसने मुझे देखा ही न हो। भाभी ने परिचय कराया कि निवेदिता, ये हमारा देवर अनिल है। निवेदिता ने नज़रें उठाकर मुझे देखा और तुरंत पलटकर ड्राइंग रूम की ओर चली गई। इसके बाद उसने मुझे भाभी जी के घर के एक सदस्य के रूप में ही देखा। वह गांव से इंटर पास करके आई थी। दिल्ली में आने पर उसका पढ़ना लिखना भी अच्छी तरह से हो सकेगा और दूसरे यहाँ उसके लिए अच्छा घर वर भी आसानी से ढूंढा जा सकता है। कुछ इस प्रकार की इच्छाएं भाभी जी और निवेदिता की माँ के मन में थी। ये मुझे तभी पता चल गया। वह कहानी तो खूब अच्छी गढ़ रहे हो तुमने। खैर, फिर निवेदिता से दूर होकर तुम मेरे पास कैसे आ गए? तुम दोनों ने प्यार कहाँ तक हुआ, यह भी तो बताओ। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि उन दिनों दिल्ली में उठने बैठने का मेरा एकमात्र स्थान भाभी जी का घर ही था। उस उम्र में भी मुझे आवारागर्दी पसंद नहीं थी। शेष खाली वक्त में मैं अपने कमरे में बैठकर बड़े बड़े लेखकों की किताबें पढ़ा करता था और जब थक जाता था तो भाभी के आंचल की स्निग्धता मुझे उनके से खींच ले जाती थी। वे मुझसे अक्सर मजाक में कहती कि अनिल, तुम शादी करके अपनी बीवी के ऐसे गुलाम बन जाओगे कि बेचारी की जान मुसीबत में पड़ जाएगी। यह तो तुम मानोगी ही कि उनकी यह बात कितनी सही थी। रहने भी दो अपनी बड़ाई, बीवी के गुलाम मर्द भी कहीं अच्छे होते हैं। ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि पुरुषों की सी कठोरता मुझ में है ही नहीं। मैं कभी गुस्सा नहीं कर सकता। नौकर
मुझसे डरते नहीं, किसी के दिल से नहीं खेल सकता, इसलिए एक सुंदर लड़की को बिल्कुल नज़दीक पाकर भी मैं उससे प्रेम न कर सका। क्या निवेदिता सुंदर थी? फोटो से तो ऐसा नहीं लगता। ये फोटो बिल्कुल सादी पोशाक में खींचा गया है और फोटो में वह चाहे जैसी भी प्रतीत हो रही है, पर उसका गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और मासूम चेहरा मुझे बहुत भला लगता था। अरे इतनी जल्दी क्यों रुक गए? थोड़ी सी कविता और कर डालो, उपहास न करो श्रद्धा, ये एक सच्चाई है। बाप रे मेरे बुद्धू राम, जरा सा मजाक भी सहन नहीं तुमको? मामला कुछ गंभीर नजर आता है। सुनाओ भाई, आगे सुनाओ। इसके बाद विशेष कुछ नहीं है, पर हाँ कभी कभी एक धुंधला सा चित्र आँखों के सामने आ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे भोर की अर्ध निद्रा में आया प्रश्न हो, जिसका कोई आकार नहीं होता, पर उसकी झलक मात्र से मन मस्तिष्क में बेचैनी सी छा जाती है। तुम सोचती हो कि वह चित्र निवेदिता का होगा, तो यह तुम्हारी भूल है। मैं कह नहीं सकता कि तुम स्त्रियों के साथ भी ऐसा होता है क्या, औरतों की हालत कैसी होती है, यह तुमने उस समय निवेदिता से पूछा होता तो उसका पता लग गया होता। मैं एक बार फिर तुम्हें बता देता हूँ कि हमारी आमने सामने बातचीत शायद ही कभी हुई हो। जिस दिन भी वहाँ जाता था हमारी मुलाकात अवश्य होती थी। भाभी जी, उसकी माँ और हम सभी शाम के समय अधिकतर लॉन में कुर्सियां डालकर बैठ जाते थे। वह अपनी कुर्सी कुछ दूर ही रखती थी, पता नहीं क्यों। हाँ, इतना अवश्य था कि भाभी जी जब भी उससे कहती थी वह गाना अवश्य सुना दिया करती थी। कभी कभी वह गीत में इतना खो जाती थी कि एक के बाद एक सुनाती जाती थी। उसका गाना रुक जाने के बाद बहुत देर तक हम लोग बातें करना भूल जाते थे। वह कैसा गाती थी श्रद्धा, यह तो मैं नहीं जानता। वैसे उसके गाने की तारीफ सभी करते थे, लेकिन जब वह गाती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि उसके गाने में जो दर्द, जो टीस है, वही मेरे दिल में है, पर मेरे पास उसे प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं थे, भाषा नहीं थी। उसके कुछ गाने मैंने चोरी से रिकॉर्ड कर लिए थे। गाने तो वह तुम्हारे लिए ही गाती थी, यही कहना चाहते हो ना? ऐसी बेतुकी बातें मैंने कभी नहीं सोची। कोई लड़की अगर आंख उठाकर देख ले और मैं सोचने लगूं कि वह मुझे किसी विशेष कारण से देख रही है, तो यह मेरी बेवकूफ़ी के सिवा और क्या होगा। और रही रिकॉर्डिंग की बात, तो उसके बाद तो न जाने कितनी बार मोबाइल बदले जा चुके हैं। अब कहाँ मिलेगी वो आवाज़? तुम्हारी ये बात मेरी बुद्धि में नहीं घुसी। खैर आगे बताओ। ठीक ही कहा तुमने। उसकी माँ को उसकी शादी की बड़ी जल्दी थी, पर मैं भाभी जी को अक्सर ये कहते सुना करता था कि अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, लड़की अभी बीए तो कर ले, उसे पढ़ने भी दो, समय आने पर शादी हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ कहती थी कि शादी विवाह की कोशिश तो पहले से करनी पड़ती है, लड़की की शादी है, कोई हंसी मजाक तो नहीं। एक दिन निवेदिका की माँ ने मुझसे भी कहा कि अनिल, तुम इतनी अच्छी नौकरी पर हो, क्या निवेदिता के लिए अपने ही जैसे किसी लड़के को नहीं ढूंढ सकते? तभी भाभी जी मेरा मजाक उड़ाती हुई बोली कि तुमने भी बड़े भले आदमी से जिक्र छेड़ा है,
अपने छोटे से बात करने में तो यह पसीना में भीग जाता है। यह बिटिया के लिए क्या लड़का ढूंढेगा? हाँ, इसकी निगाह में एक लड़का ज़रूर है। और वह ये कहकर मेरी ओर स्नेह भरी दृष्टि डालकर मुस्कुरा पड़ी। उसकी माँ ने उत्सुकता पूर्वक तुरंत पूछा कि कौन है वो लड़का, कहाँ रहता है, क्या काम करता है? पर भाभी जी मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझसे वहाँ एक पल भी न ठहरा गया। मैं तुरंत उठकर गली में आ गया। मेरा मन यह सोचकर बड़ा खराब हो गया कि भाभी जी ने मेरे विषय में क्या सोच रखा है। मैं लज्जा से गड़ा जा रहा था। आखिर भाभी जी को किस तरह प्रमाण दूं कि मैं निवेदिता के आक्रोश से उसके घर नहीं आता? किस तरह से उन्हें बताऊं कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं कि भाभी जी के निस्वार्थ प्रेम का ऐसा दुरुपयोग करूंगा। निवेदिता के आने से पहले भी मैं अक्सर आता था और अब भी कभी कभी चला आता हूँ। क्या निवेदिता के आने के बाद मेरे व्यवहार में कोई तब्दीली हुई? क्या मैंने भाभी जी को ऐसा सोचने का मौका दिया? मैं रास्ते भर अपने मन को टटोलता रहा। मैंने कोई गलती की है कभी? अभी मेरी किसी हरकत के अनजाने में ही कुछ ऐसा तो प्रकट नहीं किया जिससे भाभी जी के नारीमन के बारीक पर्दे पर कुछ झलक गया हो? ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी किसी भी तरह समझ में नहीं आया। घर आकर मैं आंखें मूंदकर चारपाई पर लेट गया, पर चैन न मिला। मन का कलेश बहता ही गया। आखिर मैंने स्वयं ही फैसला किया, भाभी जी का संदेह दूर करना ही होगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। उसके बाद से भाभी जी के घर जाने के लिए अपने आप को तैयार करने में बड़ा असमर्थ पाने लगा। पर भाभी जी के निस्वार्थ प्यार के बारे में सोचकर मेरा दिल भर भर जाता। मगर यह भी डर था कि अचानक जाना बंद करने से कभी इसको शक न हो जाए, इसलिए बजाय एकदम जाना बंद करने के ये सोचा करता कि क्या किया जाए। तब सहसा मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों न निवेदिता के लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ दूं। इससे अच्छा और कोई नेक काम नहीं हो सकता। सच में इतने समय तक बेकार ही परेशान रहा। इसी बीच अचानक एक दिन कनॉट प्लेस में रोहित मिल गया। उसने MSc मेरे साथ ही की थी, पर पढ़ने में तेज होने के कारण IS प्रतियोगिता में चुन लिया जाने से राजपत्रित अधिकारी हो गया था। बातों बातों में जब पता चला कि रोहित अभी कुंवारा है तो खुशी से मेरा दिल उछल पड़ा। मैंने जिक्र छेड़ने में देर करना उचित नहीं समझा। शुरू में तो बात मजाक में उड़ गई, पर थोड़ी देर बाद रोहित इस मामले में गंभीर दिखाई दिया। दिल्ली से बाहर का जीवन, फिर अकेले में उसका दिल भी नहीं लगता था। मैंने मौका अच्छा समझ और निवेदिता का जिक्र छेड़ दिया। बात जब लड़की को देखने की आई तो रोमित बोला कि कैसी बात करते हो अनिल, अगर लड़की तुम्हारी निगाहों में मेरे लायक है तो बस ठीक है, पर मेरी माँ लड़की को बिना देखे नहीं मानेगी। मैंने कहा कि बेशक मुझे इसमें क्या परेशानी हो सकती है, जब चाहो माँ जी को लेकर आ जाओ। वह बोला कि ठीक है अनिल, मैं अगले चक्कर में कुछ दिनों की छुट्टी लेकर दिल्ली आऊँगा।
रोमित ने इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, पर उसके चेहरे के भाव ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया था। उसी बात में मैंने भाभी जी को अकेले में रोमित के विषय में सब कुछ बता दिया। भाभी जी हैरान करती हुई बोली कि सच कह रहे हो अनिल? मैंने कहा कि भाभी जी, मैंने आपसे कभी मजाक किया है? भाभी जी कुछ देर मेरे चेहरे को एकटक देखने के बाद बोली कि ठीक है। उनकी ओर से मुझे जितनी खुशी की आशा थी उतनी मैं उनके चेहरे पर न देख सका, पर निवेदिता की माँ खुशी से फूली न समाई और मुझे कंधे से पकड़कर बोली कि अनिल, तुम्हें यह रिश्ता शीघ्र ही तय कर देना चाहिए। ऐसे वर बार बार नहीं मिलते। कुछ ही दिनों में निवेदिता की शादी तय हो गई। निवेदिता की माँ सभी नाते रिश्तेदारों में मेरी तारीफ के पुल बांधा करती और उत्तर में वे सब भी मेरी प्रशंसा करने लगे। मुझ जैसे बुद्धू व्यक्ति से इतना बड़ा नेक काम भी हो सकता है, किसी को ऐसी आशा तक नहीं थी। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अचानक निवेदिता ने ही गड़बड़ी कर दी। मालूम पड़ा कि वह शादी न करने की जिद कर रही है। भाभी जी ने मुझसे कहा था कि अब निवेदिता को भी तुम ही जाकर समझाओ। यह सुनकर मैं शून्य हो गया और फिर बोला कि एकाएक निवेदिता को ये क्या हो गया है, मैं उसे क्या समझाऊं? यह सुनकर भाभी बोली कि अनिल, तुम्हारे समझाने से ही कुछ हो सकता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वह असल में तुमसे प्यार करती है। मैं भाभी जी का मुंह देखता रह गया था। मेरा चेहरा लाल हो उठा था। मैं चिंता में डूब गया। विवाह की बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब पीछे हटने में मेरी बदनामी होती। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी न रहता। भाभी जी के कहने से मैं उसके पास गया। वह दूसरी मंजिल के एक कमरे में खिड़की के पास खड़ी रोती मिली। मैंने उसे पुकारा। इतने दिनों में मेरी उससे यह पहली बात आमने सामने बात हुई। मैंने कहा कि निवेदिता, बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, क्या अब तुम सबको नीचा दिखाओगी? उसने नजरें उठाकर मेरी ओर देखा, फिर तुरंत ही बोली कि और मेरा प्यार, मेरा दिल। मैंने पूछा कि क्या तुम्हें इस रिश्ते में कोई परेशानी है? उसका गोल चेहरा शर्म से और ज्यादा झुक गया। वह अपनी चुन्नी का छोर लपेटने लगी। मैंने फिर कहा कि क्या तुम फिर एक बार गंभीरता से इस बात को नहीं सोच सकती? उसने नजरें उठाकर कुछ पल मेरी ओर देखा, फिर बोली कि ये आप कह रहे हैं? निवेदिता का प्रश्न सुनकर मैं दंग रह गया। फिर बोला कि तुम्हारी माँ, बुआ जी आदि सभी की इच्छा है। उधर रोमित भी इंतजार में बैठा था। बात अधूरी ही रह गई। मेरा गला भर आया। सहसा अपने आप को ही बस कुछ वाहियात लगने लगा। वह बोली कि यह सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन क्या आप भी ऐसा ही कह रहे हैं? मैं जबरन मुस्कुरा कर बोला कि मैं तो ऐसा कहूँगा ही। मेरी सुनकर वह बोली कि क्यों नहीं कहोगे, वरना दोस्त के आगे सिर नीचा नहीं हो जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ हो रहा है तुम्हारी भलाई के लिए ही तो हो रहा है। मेरी बात सुनकर वह बोली कि मेरी भलाई के लिए बस यही बात है। इसके आगे निवेदिता ने मुझे कुछ कहने का मौका नहीं दिया और शीघ्रता से कमरे से निकल फटाफट
सीढ़ियां उतरकर नीचे चली गई। देखते देखते शादी का दिन आ गया। सारे घर में लोग हल्ला मचा रहे थे। मैं दिखाने के लिए व्यस्त सा इधर उधर घूमता रहा, पर मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे ही समय में भाभी जी को ढूंढता हुआ 2 मंजिला के उसी कमरे में जा पहुंचा। वहां महिलाओं का दल निवेदिता को घेरे बैठा था, पर बारात के आने की खबर सुनकर मेरे सामने ही बस एक एक कर कमरे से बाहर हो गई। लाल रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी पहने, माथे पर लाल गोल बिंदी व पैरों के लाल महावर लगा चेहरे को दोनों घुटने के बीच झकाए निवेदिता बैठी थी। उस समय वह बड़ी सुंदर लग रही थी। मैं एकटक उसे निहारता रहा। अचानक उसकी नजरें ऊपर उठी। वह कुछ देर मेरे मुंह को ताकती रही। मैंने देखा उसकी दोनों आंखें बहुत लाल थी। सुना था विवाह की बात सभी लड़कियां रोती हैं, शायद वह भी रोई थी। मुझे उसकी लाल आंखें बड़ी भली लगी। निवेदिता उठकर खड़ी हो गई और भारी गले से बोली कि आपकी ऐसी ही इच्छा थी ना। और उसकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। फिर मैं वहां न ठहर सका। सिर झुकाकर अपराधी सा बाहर आ गया। उस दिन पहली बार मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पता नहीं क्यों इसके बाद उस घर में मेरा मन न लगा। फिर क्या हुआ श्रद्धा? इसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। निवेदिता से फिर आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है श्रद्धा, तुम्हें आश्चर्य हो रहा है, पर यह सच है कि शादी के 8 दिन बाद ही रोमित अपनी पत्नी को लेकर मुंबई लौट गया। शायद उसको ज्यादा छुट्टी नहीं मिली थी। इधर मेरा भी तबादला लखनऊ हो गया। इसके बाद हमारी तुम्हारी शादी हो गई और मैं भी कामकाज में घिर गया। तब से तो तुम साथ ही हो। लखनऊ के बाद कानपुर, फिर घाटमपुर तबादला हुआ और अब 12 वर्ष बाद फिर दिल्ली आ गया हूँ। इन 12 सालों में अपने पास बुलाने के लिए रोमित और भाभी जी ने कई बार आग्रह भरे पत्र लिखे, पर मोहित और भाभी जी के पास जाने की इच्छा अधूरी ही रही। अब तो हमें दिल्ली आए भी 1 महीना हो चुके हैं। इस 1 महीने में तुम भाभी जी के घर एक बार भी नहीं गए। तुमने यह कैसे समझ लिया कि मैं भाभी जी के घर गया ही नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि तुम भाभी जी के घर के चक्कर लगाते ही रहते हैं। नहीं, रोज रोज यह कैसे संभव है? ओह, तुमसे तो कोई बात पूछना भी बेवकूफ़ी है। तुम मर्द लोग पता नहीं किस दिमाग के होते हो। तुम शायद गुस्सा हो गई हो। यहाँ आने के चौथे दिन ही मैं उन ममताई भाभी के दर्शन करने चला गया था। वहां जाने पर निवेदिता की भी याद आई, पर मैंने भाभी जी से उसका कोई जिक्र नहीं किया। बातों बातों में भाभी जी ने ही बताया कि निवेदिता अपने पति के साथ बहुत सुखी है। दिल्ली आने पर मुझे याद करती है। सुनकर मुझे संतुष्ट अवश्य हुआ। उसके बाद मैं भाभी जी के घर चाहकर भी न जा सका, लेकिन संयोग से आज भाभी जी सेक्टर 3 के मोड़ पर मिल गई और निवेदिता की मौत का दुखद समाचार सुना गई। हाँ, ये मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ अनिल। मुझे अफसोस है कि मैं निवेदिता को न देख सकी। क्या करती? देखकर यह तो देखने और मिलने के बाद ही बतला सकती थी।
तुमने एक बार भी उसे अपने यहाँ नहीं बुलाया। बुरा मत मानना, तुम वाकई बड़े बुद्धू हो। श्रद्धा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? शायद तुम सही कहते हो। सोच रहा हूँ अब बेचारे रोमित का क्या होगा। उसे पत्र लिखना चाहता हूँ पर काफ़ी सोचने पर भी शब्द नहीं मिल रहे हैं। ऐसे शब्द जिनसे रोमित निवेदिता के छोड़े हुए आधे लिखे फूलों को खिला सके और उनकी झलक से अपने आप को महका ले। क्या किसी शब्दकोश में ऐसे शब्द नहीं है जिससे मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाए? श्रद्धा मुझ पर व्यंग्य कर रही हो, पर मुझे मेरे शब्दों में इतनी शक्ति तो नहीं कि मरे हुए इंसान को पुनः जीवित कर दे। पर मेरे शब्दों से 3 जिंदगियों के होठों से छीनी मुस्कान यदि फिर से वापस आ जाए तो मुझ जैसे बुद्धू आदमी के लिए ये एक महान कार्य ही होगा।